गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस स्पेशल क्लास में जो हम बात करेंगे वो हमारी बात होगी आपकी एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अध्याय 13 के बारे में। स्टूडेंट्स ने बताया है कि सर चैप्टर काफ़ी कठिन लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना बहुत सरल तरीके से इस चैप्टर को आप लोगों को बताया जाए। तो आज मात्र कुछ मिनटों में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और वो भी ब्लूप्रिंट आधारित बिल्कुल आसान ट्रिकों के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको बता दूं, अगर आप हमारी रिवीजन क्लासेस से लगातार जुड़ना चाहते हैं तो अभी जाकर के प्ले स्टोर से हिमायर ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको जेड सीयूईटी सुपरवाइजर के कोर्स भी मिल जाएंगे और आपको रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएगी। चलिए, अब हम बात करते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है पशु परजीवियों का अध्ययन। मैं आपको एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात बता दूं, आपकी जो ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर हम बात करें तो की जो कीटों का अध्ययन है, जितने भी कीट हैं वो कितने नंबर के आएंगे? 8 नंबर के हैं। कीट कितने नंबर के हैं? 8 नंबर के हैं। जिसमें कौन कौन से कीट हैं? एक तो आपका केंचुआ है, एक आपका टिड्डा है, एक आपकी मधुमक्खी है, और 4 आपके ये कीट हैं। यानी जो 7 कीट हैं, 7 कीटों में से 8 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और सारे ही प्रश्न कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे। कोई भी बड़ा प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए हम ब्लूप्रिंट के आधार पर ही इस पूरे चैप्टर की चर्चा करेंगे, और मात्र कुछ मिनटों में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पसंद भी आएगा। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करें। और इसमें अभी हमें 4 कीट पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पिस्सू, उसके बाद जोक, उसके बाद लीवर फ्लूक, उसके बाद एस्केरिस। चारों कीटों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो अब शुरू कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला जो कीट है वो कौन सा है? वो है हमारा पिस्सू। यानी सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिस्सू के बारे में। अब पिस्सू की कुछ दो चीजें मैं इंपोर्टेंटली आपको बता दूं। पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? पोलेक्स इरिटेंस होता है। और संघ कौन सा है? ये आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। पहला प्रश्न किसी भी कीट से यही बनता है कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और वो किस संघ का प्राणी है। तो मैं आपको एक सलाह भी देना चाहूंगा। आपकी किताब में बहुत सारे कीट हैं, तीसरे चैप्टर में लगभग 10 कीट हैं, और उसके अलावा 5-6 कीट और हैं। तो सभी की एक सारणी बना लो, उनके वैज्ञानिक नाम और उनके कुल और उनके संघ लिख लो, क्योंकि आपको एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं हमें पिस्सू से क्या क्या चीजें आती हैं। पिस्सू से हमें प्रश्न पूछा जाता है सामान्य विशेषताओं से। मैंने पहले ही बताया आपको, छोटा प्रश्न आएगा तो सामान्य विशेषताओं से ही आएगा। अब सामान्य विशेषताओं की अगर मैं बात कर रहा हूं पिस्सू में, तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए इसका रंग। ध्यान रखना, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसका रंग कैसा होता है? तो पिस्सू का जो रंग है वो कैसा होगा? भूरा होता है। रंग कैसा होता है? भूरा। दूसरी मैं अगर बात करूं, इसकी लंबाई कितनी होती है? पिस्सू की लंबाई, इसकी लंबाई होती है 5 mm। कितनी होगी? इनसे लेकर के 5 mm जो है इसकी लंबाई होती है। उसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट, आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो शरीर है वो 3 खंडों बटा होता है सभी कीटों का। लेकिन इसका जो सिर है और ये इसका बच्च है, सिर और बच्च दोनों क्या है? छोटे हैं। और जो पेट वाला भाग है उधर है, वो क्या है? बड़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके जो सिर और वक्ष है, सिर व वक्ष, वो क्या होते हैं? वो तो होते हैं छोटे। और इसका जो उदर है, उदर का मतलब पेट, उदर क्या होता है? बड़ा होता है। सिर और वक्ष कैसे होंगे? छोटे। और उदर क्या होगा? उदर इसका बड़ा होगा। और भी मैं अगर बात करूं तो इसका जो शरीर है, इंपोर्टेंटली ध्यान रखना, पिस्सू का जो शरीर है, इस शरीर पर क्या पाया जाता है? स्काल रेट का आवरण पाया जाता है। स्काल रेट का आवरण, जो स्काल रेट की परतें होती हैं उनका इसके शरीर पर क्या होता है? आवरण। आप लोग देख पा रहे होंगे इसके शरीर पर छोटी छोटी पत्ती टाइप की संरचनाएं लगी हुई हैं। वो क्या है? आवरण है। और किसका है? स्काल रेट का आवरण है।
वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ये जो गति करता है पिस्सू, गति, अब गति ये किसके द्वारा करता है, तो ध्यान रखना इसमें जो गति होती है वो पिछली टांगों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, पिछली टांगों के द्वारा। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें 6 टांगे हैं, एक तो अग्र टांगे हो गई, ये पिछली टांगे हो गई जो कि बड़े आकार की है, पिछली टांगों के द्वारा ही गति करता है। और मैं अगर गति की बात करूं तो कितनी करता है, 50 गुना, कितनी गति करता है, 50 गुना। जितना इसकी पिछली टांगों का आकार है उसके 50 गुना ज्यादा वृद्धि करता है। वहीं अगर मैं बात करूं कितनी वृद्धि होती है, तो 18 से लेकर के 33 सेंटीमीटर एक बार में ये जो गति करेगा वो कितनी होगी, वो गति होगी इसकी 18 से लेकर के 33 सेंटीमीटर। पिस्सू एक बार में कितनी गति करता है, तो ये 18 से लेकर के 33 सेंटीमीटर गति करता है। अब अगर मैं इसके महत्व की बात करूं, एक और चीज हमें आती है महत्व, ध्यान रखना किसकी अगर हम बात करें, महत्व की अगर हम बात करें तो इसका महत्व क्या है, तो महत्व में आप एक ही चीज ध्यान रखना, ये क्या है, ये प्लेग नामक बीमारी का वाहक है। क्या है, ये प्लेग का वाहक होता है। और आप लोगों को प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि निम्न में से प्लेग नामक बीमारी का वाहक कौन सा है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि प्लेग नामक जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है, तो वो पिस्सू के द्वारा होती है। अब और भी अगर मैं चीज बताना चाहूं तो एक चीज और ध्यान रखना, इसके जो मुखांग होते हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं मुखांग की बात करूं तो कैसे होंगे, मुखांग इसके चाटने वाले, आप लोगों से भी प्रश्न आता है कि पिस्सू के मुखांग किस प्रकार के होते हैं, तो कैसे मुखांग पाए जाते हैं, इसमें चुबाने और चाटने वाले जो मुखांग है वो पिस्सू के अंदर पाए जाते हैं। एक और मैं आपको बता दूं इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। पिस्सू में क्या होता है, पिस्सू के अंदर पूर्ण कायांतरण यानी इसका जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ये तो बात हो गई हमारी पिस्सू से संबंधित। अगर पिस्सू से आपको कोई भी प्रश्न आएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा, केवल ये 4-5 चीजें मैंने आपको बताई है। एक बार दोबारा से रिकॉल करो, रंग कैसा होगा, भूरा, लंबाई कितनी होगी 3 से 5 mm, सिर वक्ष छोटे होंगे और उधर कैसा होगा, बड़ा होगा, शरीर कैसा होगा, स्कारलेट का आवरण होगा शरीर पर, गति पिछली टांगों के द्वारा होगी। अगर मैं बात करूं तो इसकी गति कितनी होगी, शरीर के आकार के 50 गुने के बराबर। कितनी गति करेगा एक बार में, 18 से 33 सेंटीमीटर। मुखांग कैसे होंगे, चुभाने और चाटने वाले, आगे चुभाने और चूसने वाले होते हैं, चुभाने और चूसने वाले होते हैं, चाटने वाले नहीं होते। इसकी अगर मैं बात करूं ये होंगे आपके चुभाने और चूसने वाले। मुखांग जो होंगे इसके ध्यान रखना वो चुबाने और चूसने वाले होते हैं। महत्व की अगर हम बात करें तो प्लेग का वाहक है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण इसके अंदर पाया जाता है। ये तो बात हो गई हमारी पिस्सू की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे कीट पर। दूसरा कीट हमारा कौन सा है वो देख लेते हैं। आप लोग साथ में नोट्स भी बना सकते हो इसके, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा जोक। और जोक का मतलब यहाँ मजाक नहीं है, यहाँ जोक का मतलब जोक कीट से है, ठीक है। अब अगर मैं जोक की बात करूं तो पहले वही चीज, वैज्ञानिक नाम क्या है, रूडोनेरिया ग्रेनुलोसा, हिरुडेनेरिया ग्रेनुलोसा। संघ की अगर मैं बात करूं तो कौन सा है, एनेलिडा है। संघ कौन सा है, एनेलिडा। पहले हम सामान्य चीजों की बात करते हैं जो हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो जो जोक है वो कहाँ पाई जाती है, एक तो ये झील में पाई जाती है, झील। दूसरी में अगर बात करूं तालाब है। तीसरी में अगर बात करूं दलदली क्षेत्र है, दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी। पहली चीज तो आपको यही पूछी जाती है कि जोक किस प्रकार के आवास में पाई जाती है। तो अब आपको पता चल गया जोक किस प्रकार के आवास में पाई जाएगी, जो झील है, तालाब है, दलदली मिट्टी है, इनमें पाई जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं इसका आकार कैसा होता है, जोक की जो आकृति होती है वो कैसे होती है, तो जनरली मैं कह सकता हूं ये कैसे होते हैं, ये चपटे क्रमी होते हैं। कैसे होते हैं, चपटी आकृति होती है, तो इनको क्या बोला जाता है, चपटे क्रमी भी बोला जाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछ लेगा किस परजीवी को चपटे क्रमी के नाम से जाना जाता है, तो जो जोक है उसको क्या बोला जाता है, उसको चपटे क्रमी बोला जाता है। अगर मैं रंग की बात करूं तो जोक में भी ध्यान रखना, जोक का रंग भी कैसा होता है, इसका रंग भी भूरा होता है। जोक का रंग भी कैसा होगा, भूरा होगा। अगर मैं जोक की लंबाई की बात करूं
ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जोक की लंबाई होती है वो 10 से लेकर के 15 mm। अगर हम जोक की लंबाई की बात करें तो कितनी होगी, 10 से लेकर के 15 mm होगी। वहीं अगर मैं बात करूं जोक का शरीर जो है, अब ये काफी इंपोर्टेंट है, जोक का शरीर कितने खंडों में बटा होता है, 33 खंडों में बटा होता है। आप लोगों को यही प्रश्न पूछा जाता है कि जोक का शरीर कितने खंडों में बटा होता है, तो 33 खंडों में बटा हुआ होता है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं ये कैसा प्राणी है जोक, तो जोक उभयलिंगी है। कैसा है, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब है एक ही जीव में क्या होते हैं, नर और मादा होते हैं, यानी एक ही जीव में क्या होंगे, नर और मादा। इसके 10वें खंड में क्या होगा, 10वें खंड में तो होगा नर, 10वें खंड में क्या होगा, नर। और मैं वहीं बात करूं इसके 11वें खंड में क्या होगी, मादा। 11वें खंड में क्या होता है, मादा भाग होता है। 10वें खंड में क्या होता है, नर भाग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जोक कैसा प्राणी है, जोक उभयलिंगी प्राणी है। वहीं अगर मैं बात करूं जोक में श्वसन, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है, तो जोक में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होगा, नम त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा होगा, नम त्वचा के द्वारा होगा। वहीं अगर मैं बात करूं जोक में उत्सर्जन, काफी इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, तो जोक में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। जोक और केचुआ एक ही कुल या एक ही संघ के जीव हैं, तो इनमें सारी चीजें समान होंगी। तो श्वसन नम त्वचा के द्वारा और उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, तो उत्सर्जन इनमें नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। तो ये आपकी सामान्य चीजें हैं जो जोक से संबंधित आप लोगों से पूछी जाती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो आगे हमें आएगा जोक का महत्व। महत्व, अगर मैं महत्व की बात करूं तो हमें कई सारी चीजें आती हैं। मैं जनरली आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम प्रजातियों की बात करें तो कितनी प्रजातियां हैं जोक की, जोक की लगभग 600 प्रजाति हैं। कितनी प्रजाति हैं, 600। अगर मैं औषधीय की बात करूं, औषधीय, औषधीय उपयोग कितनी प्रजातियों का होता है, तो ध्यान रखना इसका जो औषधीय महत्व है वो मात्र 15 प्रजातियों का है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जोक की कितनी प्रजातियां हैं, तो 600। जोक की कितनी प्रजातियों का औषधीय महत्व है, तो मात्र 15। आपसे प्रश्न पूछेगा जोक की कौन सी प्रजाति को औषधीय महत्व के लिए उगाया जाता है, तो कौन सा होगा, हिरुडो मेडिसिनेलिस। कौन सा होगा, हिरुडो मेडिसिनेलिस। आप लोगों से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि किस जोक को चिकित्सा के उद्देश्य से उगाया जाता है, या चिकित्सकीय महत्व की जोक कौन सी है, तो कौन सी होगी, हिरुडो मेडिसिनेलिस होगी। और अगर मैं बात करूं जोक, तो इसकी लार जो होती है, लार, उस लार में क्या पाया जाता है, एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है। लार में क्या होता है, एक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है, और वो प्रतिस्कंदक पदार्थ क्या है, वो है हिरुडीन। क्या है, हिरुडीन। और इस हिरुडीन का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, चिकित्सा के रूप में होता है। इस हिरुडीन का उपयोग भी कहाँ होगा, चिकित्सा के रूप में होगा। आप लोगों को कई बार प्रश्न आता है कि जोक की लार में पाया जाने वाला प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो वो हिरुडीन है। और मैं आपको बता दूं जोक का जो उपयोग है वो एक तो सिर के बालों को झड़ने से रोकने में किया जाता है। दूसरा, जिन व्यक्तियों को शुगर या मधुमेह रोग की समस्या होती है उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जिन व्यक्तियों का रक्त गाढ़ा होता है उनके रक्त को पतला करने के लिए भी किया जाता है। तो ये इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। मेरे हिसाब से जोक वाला पॉइंट आपका फिनिश हो गया। ठीक है, क्लियर होगा जोक का पॉइंट। एक आपको इसकी आहार नाल पूछी जाती है, जोक की आहार नाल। तो हम कैसे बनाएंगे जोक की आहार नाल, इस तरीके से बना सकते हैं, एक ऐसे ले लो, ऐसे हम जोक की आहार नाल का एक चित्र बना सकते हैं। यहां से ऐसे लेते आओ, ऐसे ही क्या हो गई, जोक की आहार नाल हो गई। ये क्या हो गया, ये तो इसका मुख हो गया। और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये आंत होगी यहां, ये क्या हो गई, ये इसकी आंत हो गई। इसके नीचे क्या होगा, ग्रसनी होगी। और ये क्या होगा बीच में, आमाशय, आमाशय। इस तरह से आप एक सामान्य सा जोक की जो आहार नाल है उसका जो चित्र है वो क्रिएट कर सकते हो। मुख, ग्रसनी, आमाशय, और ये नीचे क्या हो गई, ये आंत हो गई। ये क्या हो गया, जोक का चित्र हुआ। जोक का मतलब जोक की आहार नाल का चित्र। बाकी सारी चीजें आपको प्रश्न यहां से आएगा। झील, तालाब और दलदली मिट्टी में पाई जाती है। आकृति चपटे क्रमी,
वो रंग भूरा, लंबाई 10 से 15 mm, शरीर 33 खंडों बटा होता है। सबसे मोस्ट प्रश्न यही है इसका। उसके बाद उभयलिंगी है, नर 10वें खंड में, मादा 11वें खंड में। उसके बाद श्वसन नमत्वचा के द्वारा होता है। उसके बाद उत्सर्जन नेफ्रीडा के द्वारा होता है। महत्व की अगर हम बात करें तो कितनी प्रजातियां हैं? 600। औषधि महत्व कितनी का है? 15 का। कौन सी औषधि महत्व के लिए उगाई जाती है? हिरुडो मेडिसिनेलिस। लार में कौन सा प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है? हिरुडीन होता है। ये आपका जोक का पूरा पार्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो अपना इंसेक्ट है, नेक्स्ट जो अपना परजीवी है, वो कौन सा है? वो है लीवर फ्लूक, और काफी इंपोर्टेंट है लीवर फ्लूक, ध्यान रखना। अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? अब हम लीवर फ्लूक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स हम लीवर फ्लूक की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? फेजियोला हिपेटिका। आपसे पूछा जाएगा लीवर फ्लूक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेजियोला हिपेटिका होता है। वहीं अगर मैं बात करूं किस संघ के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना ये प्लेटी हेलमिनथीज के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? ये प्लेटी हेलमिनथीज के अंतर्गत आता है। अब अगर मैं बात करूं लीवर फ्लूक, तो ये कहां पाया जाता है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, लीवर फ्लूक पाया कहां जाएगा? तो लीवर फ्लूक आपका जो पाया जाता है वो भेड़, बकरी, कुत्ता इनके कहां पाया जाता है? इनके यकृत में पाया जाता है। भेड़, बकरी और कुत्ता के यकृत में पाया जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम यकृत कृमि भी बोलते हैं। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि यकृत कृमि के नाम से किसे जाना जाएगा, तो यकृत कृमि कौन होगा? लीवर फ्लूक। कहां पाया जाता है? भेड़, बकरी और कुत्ता के यकृत में पाया जाता है। वहीं अगर मैं इसके रंग की बात करूं कि इसका रंग कैसा होता है, ध्यान रखना, अगर हम किसकी बात करें रंग, तो इसका भी रंग कैसा होगा? इसका भी रंग भूरा होता है। ये भी भूरे रंग का कीट है। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट जो पिस्सू है, अगर हम पिस्सू की लंबाई की बात करें, पिस्सू की लंबाई, तो ध्यान रखना इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 1.8 से लेकर के 3 सेंटीमीटर। अगर हमें प्रश्न क्या है, पिस्सू की लंबाई कितनी होती है, तो 1.8 से 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसके शरीर की बात करूं, तो शरीर दोनों छोर से कैसा होता है? दोनों छोर से पतला होता है। कैसा होगा? दोनों छोर से पतला, दोनों छोर से पतला होता है। दोनों छोर से शरीर कैसा होता है? पतला। वहीं अगर मैं बात करूं इसका जो मुख होता है, मुख वो कैसा होता है? शंकु आकार का होता है। मुख कैसा होगा? मुख शंकु आकार का होता है। मुख शंकु आकार का होगा। शरीर दोनों छोर से कैसा होता है? पतला होता है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगला इसमें जो उत्सर्जन होता है, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है। पिस्सू के अंदर, लिवर फ्लू के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? इसमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। काफी इंपोर्टेंट है। यही प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जो आपका लिवर फ्लू है, लिवर फ्लू के अंदर उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? तो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होगा। एक में अगर बात करूं इसका जो शरीर है, इसका जो शरीर है उस पर क्या होते हैं? 2 चूसक पाए जाते हैं। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि लिवर फ्लूक के शरीर पर कितने चूसक होंगे? 2 चूसक। पहले को तो क्या बोला जाएगा? पहले को बोला जाएगा अग्र चूसक और दूसरे को बोला जाएगा आधारीय चूसक। जैसे मैं आपको बता दूं पिस्सू की संरचना कैसी होती है, इस तरीके की होगी कुछ। इस तरीके क्या होती है? पिस्सू की कुछ संरचना होती है। आप लोगों को बनानी भी पड़ेगी पिस्सू की संरचना, तो इस तरीके की संरचना होती है। इसमें क्या होगा? एक तो यहां होते हैं ऐसे, ठीक है, एक तो ऐसे यहां होगा, एक यहां ऐसे होगा, फिर बीच में एक यहां ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, फिर यहां ऐसे होगा। ये पिस्सू होता है। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेना इंपोर्टेंट है। ये तो क्या हो गया? ये तो इसका मुख हो गया, ये तो इसका मुख। ये इसके क्या हो गए? ये इसके अग्र चूसक हो गए। क्या हो गए? अग्र चूसक। इंपोर्टेंट है। ये इसका क्या हो गया? जनन छिद्र। ये क्या हुआ? ये इसका जनन छिद्र हुआ। ये किसका क्या हुआ? आधारीय चूसक। क्या हुआ? आधारीय चूसक। आधारीय चूसक हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये क्या हुआ? ये हुआ उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन तंत्र। ये क्या हुआ? ये उत्सर्जन भाग हुआ इसका। तो ये क्या हो गई? ये पिस्सू की संरचना हो गई जो आपसे पूछी जाती है। और आपको प्रश्न आता भी है कि पिस्सू की सामान्य संरचना का नामांकित चित्र बनाइए।
तो ये क्या हो गया, ये पिस्सू की सामान्य संरचना हो गई। मैं बता क्या रहा था कि पिस्सू के शरीर पर क्या होता है, दो चूसक होते हैं। दो चूसकों में पहले वाले को अग्र चूसक बोला जाता है और जो बाद वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आधारीय चूसक बोलते हैं। इसके बाद हमें एक चीज और आती है पिस्सू से संबंधित। सामान्य चीजें पहले मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हुई होंगी। सामान्य चीजों में कहां पाया जाएगा, ये भेड़ बकरी कुत्ता के यकृत में पाया जाता है। रंग कैसा होता है, भूरा होता है। लंबाई कितनी होगी, 1.8 से लेकर के 3 सेंटीमीटर। अगर हम शरीर की बात करें, दोनों छोर से कैसा होता है, पतला होता है। मुख कैसा होगा इसका, शंकु आकार का होगा। उत्सर्जन इसमें किसके द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। और अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर पर क्या पाए जाते हैं, इसके शरीर पर दो चूसक पाए जाते हैं। एक चीज आप और ध्यान रखना, ये कैसा है, ये भी उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी। लेकिन उभयलिंगी होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, पर निषेचन होता है। उभयलिंगी है लेकिन इसमें निषेचन कैसा होता है, पर निषेचन होता है, ध्यान रखना। अगर कभी आपसे पूछा है पिस्सू किस प्रकार का परजीवी है, तो कैसा है, उभयलिंगी है, लेकिन पर निषेचन इसके अंदर पाया जाता है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट बात करें, हमें एक प्रश्न आता है लीवर फ्लूक का जीवन चक्र, काफी इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न कहां से आता है। लीवर फ्लूक का जीवन चक्र, जीवन चक्र। तो पहले मैं आपको जीवन चक्र की प्रमुख चीजें बता दूं। एक तो क्या होगा इसमें, मैं अगर बात करूं तो भेड़ या बकरी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएंगे इनसे मलयुक्त अंडे, क्या आएंगे, मलयुक्त अंडे। फिर जो मलयुक्त अंडे होंगे वो कहां जाएंगे, वो लार्वा अवस्था में जाएंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, मिरासीडिया, मिरासीडिया। काफी इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ये अंडे कहां जा रहे हैं, ये अंडे मिरासीडिया अवस्था में जा रहे हैं। फिर मिरासीडिया अवस्था से ये कहां जाएगा, द्वितीय परपोषी जैसे घोंगा में, कहां जाएगा, ये घोंगा में जाएगा, द्वितीय परपोषी में गया। द्वितीय परपोषी से इसकी कौन सी अवस्था आती है, सरकेरिया, कौन सी अवस्था आएगी, सरकेरिया अवस्था में जाते हैं। फिर सरकेरिया अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है, मेटा सरकेरिया, कौन सी आती है, मेटा सरकेरिया अवस्था आती है। फिर मेटा सरकेरिया अवस्था के बाद ये कहां पर जाते हैं, पादपों पर। फिर इन पादपों को कौन खा लेता है, पादपों को खाते हैं भेड़ और बकरी। तो जब भेड़ और बकरी पादपों को खाते हैं तो पुनः भेड़ बकरी में चले गए, फिर उसके शरीर में क्या देंगे, अंडे देंगे, फिर अम्लयुक्त अंडे बाहर आएंगे, फिर मिरासीडिया, फिर घोंगा, फिर सरकेरिया, फिर मेटा सरकेरिया, फिर पादप। ये इसका क्या होता है, जीवन चक्र होता है। अगर आपसे लिवर फ्लूक का जीवन चक्र पूछा जाए, केवल चित्र पूछा जाएगा क्योंकि छोटे प्रश्न ही आएंगे, तो अगर चित्र पूछा जाए तो आपको पता चल गया ये क्या हो गया, ये इसका चित्र हो गया। एक चीज आपको और पूछी जाती है, जो लिवर फ्लूक का जीवन चक्र है वो दो परपोषियों में पूर्ण होता है। प्राथमिक परपोषी तो क्या हो गया, इसके भेड़ और बकरी, ध्यान रखना, प्राथमिक परपोषी क्या होते हैं, भेड़ और बकरी होते हैं। द्वितीयक परपोषी क्या होते हैं, घोंगा होता है। द्वितीय परपोषी घोंगा, प्राथमिक परपोषी क्या होंगे, भेड़ और बकरी होंगे। तो ये आपका लिवर फ्लूक वाला पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है अपना एस्केरियासिस। अगला क्या है, अगला है अपना एस्केरियासिस, और ये काफी इंपोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। चलिए अब हम एस्केरियासिस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी कुछ सामान्य चीजें। एस्केरियासिस में पहले वही, इसको क्या कहा जाएगा, गोलक्रमी, राउंड वर्म कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर गोलक्रमी पूछा है तो इसको कहा जाएगा राउंड वर्म। चपटे क्रमी किसको कहा जाता है, चपटे क्रमी हम कहते हैं जोक को, चपटे क्रमी जोक को कहते हैं, और गोलक्रमी इसको कहा जाएगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, एस्केरियासिस लुब्रिकैट्स क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। संघ इसका कौन सा है, संघ इसका निमेटोडा है। और अब अगर मैं इंपोर्टेंट चीजों की बात करूं, ये क्या है, ये मनुष्यों का परजीवी है। क्या है ये, मनुष्यों का परजीवी है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य का परजीवी कौन सा है, तो मनुष्य का परजीवी कौन सा है, एस्केरिस है। अब अगर मैं बात करूं मनुष्यों का परजीवी है तो इसका रंग कैसा होता है, तो जनरली मैं कह सकता हूं कि इसका जो रंग होगा वो चमकीला होगा। कैसा होगा, चमकीला पीला या गुलाबी। रंग कैसा होता है, तो रंग इसका चमकीला पीला या गुलाबी होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस कीट की लंबाई, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं इस कीट की लंबाई की बात करूं तो इसमें दो अलग अलग है। अगर मैं मादा की लंबाई की बात करूं तो कितनी होती है, 20 से लेकर के 40 mm, मादा की लंबाई 20 से 40 mm होगी। और अगर मैं नर की बात करूं तो कितनी होगी,
नर की लंबाई आपकी 30 mm होगी। नर की लंबाई 30 mm, मादा की लंबाई 20 से 40 mm। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो नर का पश्च सिरा है, नर का पश्च सिरा कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है। नर का पश्च सिरा कैसा होगा, नर का पश्च सिरा मुड़ा हुआ होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी जो शरीर है, शरीर शरीर पर क्या होता है, क्यूटिकल का आवरण। शरीर पर क्या होता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इसके शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। उसके बाद में अगर बात करूं इसका जो मुख है, मुख कैसा होता है, मुख त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय क्यों होता है, क्योंकि इसके मुख पर क्या पाए जाते हैं, 3 होंठ पाए जाते हैं। मुख पर क्या होता है, 3 ओष्ठ होते हैं, 3 होंठ। मुख पर कितने होंठ पाए जाते हैं, 3 होंठ पाए जाते हैं, इसलिए इसका मुख कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है। शरीर क्यूटिकल के आवरण के द्वारा ढका होगा। नर का पश्चरा मुड़ा हुआ होता है, मादा का पश्चरा कैसा होता है, सीधा होता है। तो एक प्रश्न आपको यहां से आता है, नर और मादा एस्केरिस में अंतर। तो अंतर क्या होगा, नर कैसा होगा, छोटा, मादा कैसी होगी, बड़ी। नर का पश्चरा मुड़ा हुआ होगा, मादा का पश्चरा कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये आपको यहां से अंतर पूछा जाएगा। कितनी अवस्था होती है, अगर मैं अवस्थाओं की बात करूं तो इसके जीवन चक्र में क्या होती है, 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होंगी, 4 अवस्थाएं, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें जो श्वसन होता है, ये इंपोर्टेंट है। श्वसन कैसा होगा, श्वसन इसमें अवायवीय होता है। कैसा होता है, अवायवीय श्वसन होता है। और ये इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस परजीवी में अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो अवायवीय श्वसन किसमें होगा, एस्केरियासिस में अवायवीय श्वसन पाया जाता है। अगर मैं इसमें मैथुन क्रिया की बात करूं, मैथुन क्रिया तो कहां पर होती है, छोटी आंत में होती है। आप लोगों से पूछा जाएगा एस्केरियासिस में मैथुन क्रिया कहां होती है, तो वो इसकी छोटी आंत में होती है। अगर आपको कभी प्रश्न पूछा जाए एस्केरियासिस में मैथुन की क्रिया कहां पर, तो कहां पर होगी, छोटी आंत में होगी। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी मादा कितने अंडे देती है, अगर मैं ध्यान रखना इसकी मादा से लेकर के 27 लाख कितने अंडे देती है, 20 से लेकर के 27 लाख अंडे देती है जीवन चक्र में। 27 लाख अंडे इसकी मादा है, वो कितने अंडे देती है, वो 20 से लेकर के 27 लाख अंडे अपने जीवन काल में देती है। इतने हम जीवन चक्र की बात करें, जीवन चक्र तो ध्यान रखना इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, वो 10 से 12 माह का होता है। जीवन चक्र क्या होगा, 10 से लेकर के 12 माह का होगा। ठीक है। और इसके अगर हम महत्व की बात करें तो इससे एक बीमारी होती है, वो कौन सी है, एस्केरियासिस। कौन सी बीमारी होती है, एस्केरियासिस। इसमें कौन सी बीमारी होगी, एस्केरियासिस नामक जो बीमारी है वो इससे होती है। और ये कैसे होगी, जब खुले में शौच करेगा। जब व्यक्ति खुले में शौच करता है तो खुले में शौच करने से कौन सी बीमारी होती है, एस्केरियासिस बीमारी होती है। एक और चीज बता दूं, ये ऐसा कीट है जो अपने जीवन की अंडे की शुरुआती 2 अवस्था अंडे में ही पूर्ण कर लेता है। शुरुआत की 2 जो अवस्थाएं हैं वो ये परजीवी के शरीर में ही क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका एस्केरियासिस हो गया, मनुष्यों का परजीवी है, रंग चमकीला गुलाबी होता है, लंबाई मादा की 20 से 40, नर की क्या होगी 30 सेंटीमीटर। नर का पश्चरा मुड़ा हुआ होता है। एक और मैं बता दूं, नर में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, मादा के अंदर पीनियल ग्रंथि नहीं पाई जाती। वहीं अगर मैं बात करूं शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है, मुख त्रिकोणीय होता है क्योंकि 3 होस्ट पाए जाते हैं। अवस्थाएं जीवन में 4 होती हैं, श्वसन अवायवीय होता है, मैथुन क्रिया छोटी आंत में होती है, मादा 20 से 27 लाख अंडे देती है, जीवन चक्र 10 से 12 माह का होता है, और एस्केरियासिस नामक बीमारी होती है जो खुले में शौच करने के कारण होती है। इतने सारे प्रश्न आपको इस पूरे चैप्टर से पूछे जाते हैं। सारी चीजें पूरी थ्योरी मैंने आपकी क्लियर करवा दी बहुत शॉर्ट तरीके से। मेरे हिसाब से क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।